Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 22 अप्रैल 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की, तो वहाँ पर स्टार्टिंग का एकदम पार्ट वो है हमारा प्रीएम्बल। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है नीचे ऑप्शन में जो 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे प्रीएम्बल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के द हिंदू अखबार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल को तोड़ तोड़ कर समझेंगे, क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, उसका बैकग्राउंड डेटा क्या है, करंट को स्टैटिक से लिंक करके सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में भी दोस्तों ये पूरा डिस्कशन रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं थंबनेल वाले टॉपिक की। देखो होता क्या है, अभी इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, फेज 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जब वोटिंग देने जाते हैं तो वोटिंग देने के बाद में दोस्तों नाखून पर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, उल्टे हाथ की जो सबसे पहली उंगली है, उसके नाखून पर आपको पता होगा एक इंक लगाई जाती है, स्याही लगाई जाती है। अब जो स्याही है दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे दिनों तक ऐसी लगी रहती है। जो वोटिंग देने गए हैं जिनकी स्याही लगी है उनको पता होगा कई सारे दिनों तक यहाँ पे लगी होती है। जो फेज 1 में वोटिंग दे के आए हैं अभी तक उनके हाथ में होगी, मेरे हाथ में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंक है क्या एग्जैक्टली, थोड़ा इसके बारे में आज जानते हैं। और साथ ही साथ में इतने समय तक ये कैसे टिक जाती है, इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, बहुत सारी चीज़ें आजकल अलग अलग आर्टिकल्स में पब्लिश हो रही हैं। ये आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, आज का इंडियन एक्सप्रेस उठाओगे, प्लस आज से 3 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस उठाओगे, वहाँ पर तो एक्सप्लेनर सेक्शन पे पब्लिश हुआ है कि ये जो इंक है वो क्या है, कैसे काम करती है, कैसे बनती है। दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये साल हमारे सबसे बड़ा इलेक्शन का साल है। तो इस इंक को हम बोलते हैं इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल मतलब क्या होता है, अमिट जिसको बोल सकते हैं, जो मिट ना सके, जो सूख ना सके, है ना, उसको यहाँ पर इंडेलिबल बोला जाता है। तो हुआ क्या, अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि उल्टे हाथ में जो हमारी इंडेक्स फिंगर सबसे पहली उंगली होती है, इस पर इस तरीके से यहाँ पर ये वाली इंक लगाई जाती है। बिल्कुल पानी सी लिक्विड सी इंक होती है, लेकिन एकदम सूख जाती है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न है क्या। क्योंकि दोस्तों इस इंक के अंदर में प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। सिल्वर नाइट्रेट खुद एक कलरलेस कंपाउंड है जो कि एकदम से दिखाई पड़ता है जब वो अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी कि स्पेशली सनलाइट के एक्सपोजर में आता है, तब वो दिखाई पड़ता है। यानी वैसे तो वो कलरलेस है, लेकिन ये तब दिखाई पड़ेगा जब सूर्य की रोशनी में आएगा। और अगर इंक के अंदर में हम ज़्यादा मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, उस इंक की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इंक की क्वालिटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पर, कि उसमें कितना सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ है। समझ गए। अब दोस्तों ये जो इंडेलिबल इंक है ये 72 घंटे तक ऐसी ही रह सकती है। यानी जैसे ही आप लगाओगे उसके 72 आवर्स तक ऐसी रहेगी, चाहे साबुन लगाओ, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे होम क्लेंजिंग डिटर्जेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, किसी से नहीं छूटेगी है, ऐसे ही रेजिस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन चीज़ों का असर होगा ही नहीं।
ये जो इंक है एक वाटर बेस्ड इंक देखने को मिलती है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। इसके अंदर में एक सॉल्वेंट मिला होता है अल्कोहल। अब ध्यान रखिएगा, अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है? ताकि क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो हो सकता है साफ हो जाए, छूट जाए, तो इसको तुरंत सुखाने के लिए, फास्टर ड्राइंग प्रोसेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए इस अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस बेसिस पर इस पूरे इंक को तैयार किया जाता है ना। इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन रेडी किया जाता है। वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ें हमारे पास में है वो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि सबसे पहली बार ये जो इंक है वो कैसे बनाई गई। तो दोस्तों, ये जो इंडेलिबल इंक है इसको सबसे पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट पर। और ये मैन्युफैक्चर किसने किया था, यानी सबसे पहली बार ये इंक किसने बनाई थी? तो गवर्नमेंट्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने दोस्तों इसको डेवलप किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी के समय पर कौन सी कंपनी है जो ये वाली इंक को प्रोड्यूस करती है या मैन्युफैक्चर करती है स्पेशली? तो वो है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। ठीक है, तो इनको इस वाली इंक का बनाने की जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये लाइसेंस इस कंपनी के पास में है और ये कंपनी लगभग 1962 से बिजनेस में प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या ये केवल भारत में ही होता है? दोस्तों, इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इलेक्शन के बाद में हाथ में ये इंक लगाई जाती है ताकि उस इंसान की एक पहचान बनाई जा सके कि वो दोबारा वोटिंग देने ना आ जाए अपने फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके। समझ गए ना? अब दोस्तों, बात यह है कि ये जो इंक है वो हम अपने देश में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ में ये वाली इंक हम 25 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कनाडा, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका एंड मालदीव्स जैसे देश भी प्रेजेंट हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारे इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जिसको बोला जाता है, 1951 का ये कानून है। इस कानून के अंदर भी दोस्तों इस इंक के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि इस इंक में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? AgNO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस का सेक्शन भी प्रेजेंट है। तो AgNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई। चलिए इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का अखबार उठाओगे, पेज नंबर 4 पर पहुंचोगे तो आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा जो GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, होता यह है, पिछले महीने की बात है, 12 मार्च को मैंने ये आर्टिकल पढ़ाया भी आपको लगभग 16 मार्च के आसपास। तो 12 मार्च को होता दोस्तों यह है कि जो मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया। उस नोटिस के अंदर में जो बाहर से आने वाले डॉग्स की ब्रीड है, यानी कि 23 कुत्तों की प्रजातियां जो बाहर विदेशों से हम इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, उन 23 ब्रीड्स के ऊपर मैं बैन लगाने की यहाँ पर बात की। वैसे हम बहुत सारी ब्रीड्स को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इनमें से जो 23 ब्रीड्स हैं इनको बैन करने के लिए एक सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। दोस्तों, ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि अलग अलग हाई कोर्ट में केस पहुंच गया और 6 अलग अलग जो हाई कोर्ट हैं इंडिया के अंदर में, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि देखिए, ये जो सरकार का पूरा नोटिस है कि जो 23 खतरनाक कुत्तों की प्रजातियां हैं इनको इंडिया में बैन करना, ये सही नहीं है। ठीक है, एनिमल राइट्स का मुद्दा यहाँ पर उठा दिया। लेकिन दोस्तों, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इवन पीटा का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी दोस्तों आज के समय पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन के सपोर्ट में आ चुकी हैं। उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का, उन सब मिनिस्ट्रीज का क्या कहना है दोस्तों? उनका कहना यह है कि सरकार का ये बिल्कुल सही नोटिस है। ये जो खतरनाक ब्रीड्स हैं, डॉग को पालने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। कुछ ब्रीड्स थोड़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, अग्रेसिव हैं, है ना। अब लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझ भी नहीं है, लोग बड़ी ब्रीड्स को पाल लेते हैं, बट उनके पास में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि उसको यहाँ पर वो आगे ग्रो अप कर सकें, है ना। अब जैसे पिटबुल है या और भी हैवी डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए आपके पास में एक बड़ा एरिया होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर वर्कआउट करवाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे लेकर चलनी पड़ती हैं। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ये खतरनाक ब्रीड्स हैं एज अ वेपन की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि रिसेंटली कई सारे केसेस नज़र आए हैं जहाँ पर ये डॉग ब्रीड्स के थ्रू कई सारे लोगों को काटा गया, कई सारी डेथ भी होती हैं इंडिया में। इंडिया में मोस्टली डॉग बाइट के केसेस आपको नज़र आते हैं पूरे दुनिया के कंपैरिजन में, जिसके बेसिस पर यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है
और जैसे मैंने बोला जो पीटा है, जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाली बॉडी है, इनका तो ये कहना है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया में, भारत की गलियों में अगर आप देखोगे तो 80 मिलियन से ज़्यादा डॉग्स और कैट प्रेजेंट हैं। तो भाई आपको ये बाहर से ब्रीड्स मंगाने की क्या ज़रूरत है? आप इन पिटबुल्स और ऐसी थोड़ी डेंजरस ब्रीड्स को मंगा कर क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। इसके बजाय भाई आप अगर डॉग्स पालना चाहते हो, है ना, डॉग लवर हो, तो इंडिया की ब्रीड्स को अपनाओ। जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनको पालो ना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये चीज़ उन्होंने मेंशन की। दूसरा इन्होंने यहाँ पर ये बोला, कई बार क्या हो रहा है, जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा गलत तरीके से यहाँ पर डॉग्स की जो कह सकते हो इसकी पाल रहे हैं ना, वो थोड़ा गलत तरीका है। पीटा जो है यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इनका कहना यह है कि इंडिया का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो कई बार बहुत गर्मी होती है। इस बार बहुत खतरनाक गर्मी पड़ने वाली, आपको पता है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स में बताया हुआ है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, हीट वेव्स के बारे में बता रहा हूँ। तो क्लाइमेट चेंज का एक इशू होता है, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। बट दिक्कत क्या है, कई बार कई सारे लोग यहाँ पे हस्की जैसे ही डॉग की ब्रीड आती है, जहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, तो हस्की जो ब्रीड है दोस्तों, वो डॉग की ब्रीड जो है ना, उसको ठंड में ही रहना मतलब सूटेबल है, वो ठंड में ही रह सकती है वाली ब्रीड। ज़्यादा गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं है। और कई सारे केसेस है जहाँ पे इंडिया में भी लोगों ने हस्की ब्रीड को पाला है, बट वो गर्मियों के समय पर, ये जो गर्मियाँ आती हैं उस समय पर उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है और उनकी जान चली गई। कई सारी डॉग की ब्रीड्स ऐसी हैं जो गर्मियाँ यहाँ पर नहीं सह पा रही हैं, जिनको ठंड में ही रहना पसंद है। इवन यहाँ पर उनका बॉडी ही इस तरीके से बनी है कि वो ठंड में ही रह सकते हैं, समझ गए? हीट को यहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर स्टेप उठाना होगा कि इस प्रकार की ब्रीड्स को थोड़ा सा रोका जा सके। और दोस्तों यहाँ पे बोला क्या है, 23 अलग अलग ब्रीड्स के ऊपर में बैन लगाने के लिए। ये आप देख पाओगे, रिसेंट आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि बुलडॉग, रॉटवीलर, टेरियर, हो सकता है यहाँ पर ये वाली ब्रीड्स बैन को फेस कर सकें। अब जब हम लोग बात करते हैं फेरेशियस डॉग्स के बारे में, तो ये कौन सी 23 ब्रीड्स हैं, फटाफट केवल नाम ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में, क्योंकि लगातार ये 23 ब्रीड चर्चाओं में है। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले इसमें आता है पिटबुल टेरियर, दूसरी है यहाँ पर तोसा इनू, देन है अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, ये 3 ब्रीड्स हो गई। देन है फिला ब्रेसिलेरियो, देन है डोगो अर्जेंटिनो, यहाँ पर आपको मास्टिफ देखने को मिलेगा। इनके बारे में डिटेल्स भी मेंशन की गई हैं, नीचे आप ये देख भी पा रहे होंगे। फिर है रॉटवीलर, देन है अमेरिकन बुलडॉग, देन है केन कोर्जो, देन यहाँ पर है बोयरबोयल, देन उसके बाद में यहाँ पे आता है टेरियर, देन उसके बाद है कंगल, फिर उसके बाद में सेंट्रल एशियन शाफर डॉग, उसके बाद में है टॉन्जक। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ और ब्रीड, जिसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है सारप्लेनिक, देन है जैपनीज टोजा, फिर है कैनेरियो, वोल्फ डॉग्स, देन है रोडेशियन रिजबैक, साउथ रशियन शेफर डॉग, फिर है कॉकेशियन शेफर डॉग। अब ऐसे डॉग जो दोस्तों यहाँ पर केवल ठंड में ही रहना पसंद करते हैं, इवन वहीं पर होते हैं रशिया में जो ठंडे इलाके हैं, जॉर्जिया में, अज़रबैजान में, बहुत सारे एरिया जो ठंडा इलाका है स्पेशली, वहाँ पे रहते हैं ये। बट यहाँ पे इनको लाया जा रहा है, पाला जा रहा है, वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी सूटेबल नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पर है अकबैश, देन उसके बाद है यहाँ पर बैंड डॉग, फिर यहाँ पे आपको नज़र आएगा मॉस्को गार्ड। ये सारे डॉग्स की स्पीशीज़ हैं, ये जो ब्रीड्स हैं स्पेशली, इनको यहाँ पर बैन करने के ऊपर ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो चल रहा है। कभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के डिसीजन के सपोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट गवर्नमेंट के इस डिसीजन के सपोर्ट में नहीं है, समझ गए? तो ये पूरा मुद्दा हमारा चल रहा है। पेज नंबर 4 पर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अभी आप देखोगे आगे ऐसे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उन आर्टिकल से संबंधित बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा होगा जिसको आप नोट्स बोलते हो, नोट्स आप लिखते हो, बनाते हो। उसको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको रेडीमेड फॉर्म में मिल जाता है, प्रिंटेड नोट्स। इस ग्रुप में सारे PDF आपको मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हो आराम से। दूसरी बात, ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं UPSC के प्रिपरेशन की। और UPSC की तैयारी में दोस्तों आपको पता है जो करंट अफेयर्स है वो 2-4 महीने की बात नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, 1.5-2 साल करंट अफेयर्स कवर करना है। सारा करंट अफेयर का डेटा इस ग्रुप में सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं।
ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी चेक कर सकते हो, ग्रुप अंदर से क्या है, किस चीज़ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या करो कि यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का एक और आर्टिकल ये भी हमारे अखबार में पेज नंबर 4 पर ही प्रेजेंट है। इसको जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ में लिंक करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा। बात हो रही है कश्मीरी मैजिक कारपेट के बारे में। जो हमारे कारपेट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, कई सारे प्रकार के कारपेट्स आते हैं दुनिया में, कई सारी कंट्रीज कारपेट के लिए मशहूर हैं। वैसे दोस्तों कश्मीर का जो ये मैजिक कारपेट है ये भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन होता यहाँ पर यह है, एक कारपेट बनाया गया है कश्मीर का, बहुत खतरनाक कारपेट। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ, 8 साल लगे हैं इस कश्मीर के मैजिक कारपेट को बनाने में। कहोगे 8 साल लग गए, कितना बड़ा कारपेट बनाया है, बहुत बड़ा कारपेट। इतना बड़ा कारपेट की लगभग 30 लोग चाहिए उसको खोलने के लिए और मोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेमस हज़रत बाल दरगाह जो है श्रीनगर के अंदर में, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस पर्टिकुलर सप्ताह के अंदर में। लोगों ने देखा इस कारपेट को, ये अभी तक का सबसे बड़ा कारपेट है जो बुना गया है कश्मीर के अंदर में। बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ये कारपेट नज़र आएगा। बोला जा रहा है इसकी जो लेंथ है वो 72 फीट लेंथ है और चौड़ाई 40 फीट, 40 फीट की चौड़ाई है। पता है कारपेट का वज़न कितना है? वज़न है 1685 किलोग्राम्स। आप इमेजिन करो, 1685 किलोग्राम का कारपेट। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो वर्ड मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, 8 साल लगे हैं बनाने में, वो अपने आप में सारी चीज़ें डिफाइन करता है। सवाल यह है, कोई ऐसा कारपेट दुनिया में बना है क्या? पहली बार होगा, इंडिया ने इसमें एक रिकॉर्ड बना दिया होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईरान का ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारपेट है, एक ऐसा कारपेट जो पूरे सॉकर फील्ड के साइज़ का है, 60,468 स्क्वायर फीट का। वो अभी तक का सबसे बड़ा कारपेट आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये काम हो रहा है दुनिया में, लोग यहाँ पर इस तरीके के कारपेट्स को बना रहे हैं। पता है इसके पीछे का कारण है, कारण वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ये पता चल गया। अब दोस्तों कारपेट के बारे में बताया जा रहा है, एटलीस्ट 30 लोग चाहिए यहाँ पर इसको अनरोल करने के लिए, खोलने के लिए, और 30 से 35 लोग चाहिए इस कारपेट को धोने के लिए, है ना। प्लस यहाँ पे इस कारपेट पे कुछ जो सैंपल ऑफ वाटर है वो भी टेस्ट किया है कि भाई वो उसका असर किस तरीके से होता है। प्लस यहाँ पे बोला गया, क्योंकि ये कारपेट बनाया गया मिस्टर शाह कंपनी के माध्यम से, तो मिस्टर शाह कंपनी को इस कारपेट को बनाने का जो ऑर्डर मिला था 2014 में मिला था। उन्होंने इस पर काम करना शुरू 2015 में किया। इनका कहना यह है अब 2024 में जाकर ये कारपेट तैयार हुआ है। और इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में 2014 की बाढ़ आपको पता होगी, आर्टिकल 370 को यहाँ पर फिर एब्रोगेट किया गया, वो वाला इशू था। देन कोरोना के समय पर भी यहाँ पर कह सकते हो कि इश्यूज आए, लेकिन काम यहाँ पर चलता रहा। और ये जो कारपेट है इसको यहाँ पर पूरी तरह से कशन स्टाइल में डेवलप किया गया है। कशन स्टाइल, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरा, चाहो तो लिख लो ये 2-4 लाइनें। कशन स्टाइल एक हिस्टोरिकल डिज़ाइन है दोस्तों, ईरानियन सिटी का। ईरान के अंदर में एक शहर है कशन, वहीं का यह डिज़ाइन है। उसी स्टाइल को यूज़ करके इस कारपेट को डेवलप किया गया है। हर दिन 25 से 30 कारीगर घंटों लगाते थे इसमें, इस पूरे कारपेट को रेडी करने में, जो अब जाकर रेडी हुआ। सवाल यह है, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इतना बड़ा कारपेट बनाना? अब दोस्तों इस बात को सुनो। हुआ यहाँ पर यह कि पिछले कुछ समय से कश्मीर में जो कारपेट बनाने वाले लोग हैं दोस्तों, ये अपनी ये वाली जॉब छोड़कर, ये जो ट्रेडिशनल थिंग चलती हुई आ रही है पुराने ज़माने से, इसको छोड़कर दूसरी जॉब्स को यहाँ पर करने के लिए जा रहे थे लोग अलग अलग जगह पर। रीज़न क्या है? इनकी डिमांड यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार हमने देखा कि जो ये कारपेट की बिक्री थी, इसमें जो कह सकते हो कि कमाई हो रही थी इस पूरे इंडस्ट्री की, वो लगातार कम होती हुई चली जा रही थी। तो कश्मीरीज़ ने यहाँ पर इस तरीके का एक कारपेट बनाया
जिसके थ्रू इसको वापस से क्या होगा, एकदम से लाइट मिलेगी। एकदम से यहाँ पर ये जो कारपेट, इसकी चर्चाएं सब जगह पर होंगी, जैसे हो रही हैं आज सभी अखबार में इस कारपेट के बारे में मेंशन किया गया है। समझ गए? तो ये एक कह सकते हो कि वापस से इस कला को जागरूक करने का, इसके बारे में लोगों को बताने का, इसको रिवाइव करने का यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। क्योंकि जो कारपेट इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी सफ़र कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कारपेट इंडस्ट्री में जो वेजेस हैं, जो मजदूरी दी जा रही है, वो अभी बहुत ज़्यादा कम है। लोग दूसरे प्रोफेशंस को अपना रहे हैं, बट अब क्या होगा, सिनेरियो थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। लोग वापस से अपने से ट्रेडिशन पर लौटेंगे और ये ट्रेडिशन आगे चलता रहेगा। समझ गए? इस बेसिस पर ये पूरा का पूरा कारपेट रेडी किया गया। सवाल यह है, इस आर्टिकल में से एग्जामिनेशन में कुछ आएगा या नहीं आएगा? क्यों हमने डिस्कस किया दोस्तों? काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो इस आर्टिकल से थोड़ा सा हटकर अगर आपने कुछ पढ़ना है ना, थोड़ा बैकग्राउंड डेटा की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको कश्मीर का ये जो मैजिक कारपेट है इसके बारे में बेसिक डिटेल्स ज़रूर से पता होनी चाहिए। जैसे जो ये कारपेट है दोस्तों, ये हैंड नोटेड है, हाथ से यहाँ पर ये बुना जाता है पूरा कारपेट। लोकली लोग यहाँ पर इसको पूरी तरह से रेडी करते हैं। और जो ये ओरिजिन है दोस्तों इस हैंड नोटेड कारपेट्स का, इसको लोकल में काल बफी के नाम से जानते हैं। 15th सेंचुरी पुराना यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टाइल देखने को मिलेगा, ये ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। 15वीं सेंचुरी से दोस्तों इस प्रकार के कारपेट्स को डेवलप किया जा रहा है। बोला यह जाता है कि सुल्तान जैन उल एबिदिन ये यहाँ पे पर्शिया और सेंट्रल एशिया से जो ये कारपेट बनाने वाले कारीगर थे, इनको लेकर आए कश्मीर में। और कश्मीर में लाने के बाद में जो कश्मीर के लोकल लोग थे उनको यहाँ पर ट्रेन किया, सिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर पर्शिया, जो आज के समय पर ईरान के नाम से जाना जाता है, कि वहाँ पर किस तरीके से कारपेट डेवलप होते हैं। वो चीज़ें सिखाई गई, तब जाकर यहाँ पर दोस्तों जो कारपेट्स हैं उनको बनाया गया। और वही जो पूरा कह सकते हो ट्रेडिशन है वो आज तक यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस कारपेट पर अलग अलग प्रकार की नॉट्स होती हैं, गांठें होती हैं, अलग अलग प्रकार की बुनाई भी होती है, स्पेशली है ना कश्मीर में उसको अलग अलग यहाँ पर नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। बात यह भी है कि सन 1990 में दोस्तों जो कारपेट वीवर्स थे, यानी ये जो कारपेट बनाने वाले, बुनाई करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना जो फोकस है वूल से सीधा सिल्क कारपेट के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। सिल्क के यहाँ पर ये कारपेट्स को बनाने लगे। समझ गए? इस तरीके से मामला यहाँ पर दोस्तों ये चलता रहा। और जो कश्मीर के अंदर में जो ये कारपेट है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपटीशन आज के समय पर ये फेस कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत सारी कंट्रीज जानी जाती हैं कारपेट एक्सपोर्टिंग के लिए। अगर आप देखोगे अभी भी दुनिया में चाइना है, टर्की है, बेल्जियम है, ये वो देश हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इनके साथ में तो कंपटीशन है ही कश्मीर के इस कारपेट का। साथ ही साथ में भारत में भी दोस्तों कश्मीर ही नहीं, केवल जयपुर, आगरा, भदोही, अमृतसर, यहाँ पर भी दोस्तों कारपेट्स इंटरनली डेवलप किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो यहाँ से भी कंपटीशन है कश्मीर के इन कारपेट्स का। समझ गए? एक टफ कंपटीशन आज के समय पर मार्केट में नज़र आता है। कंपटीशन हर मार्केट में, हर जगह पर है, वो आपको पता ही है। समझ गए? तो रेलिवेंट आर्टिकल था, न्यूज़ पढ़ा, पीछे का बैकग्राउंड डेटा पढ़ा, क्वेश्चन बन जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है, और इस टाइप के 2 आर्टिकल आपको पेज नंबर 3 पर ही देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा बर्ड फ्लू हाल ही में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। रीज़न क्या है दोस्तों? केरला के अंदर में बर्ड फ्लू के केसेस भारी मात्रा में नजर आए। भारी मात्रा में आप समझ रहे हो, मतलब ये है कि अभी पिछले कुछ समय में 17,480 17,480 जो बर्ड्स हैं, स्पेशली जिसमें ज़्यादातर बत्तख थी, उनको मार दिया गया। मार इसलिए दिया गया ताकि उनसे बर्ड फ्लू ना फैले। समझ गए? इतना बड़ा नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आ रहे हैं केरला के अंदर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, जिसको लेकर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आज के समय पर फैलाई जा रही है। तो ये है क्या एग्जैक्टली एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ज़रा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये आप देख पाओगे, कैटल्स के अंदर भी यहाँ पर ये एवियन इन्फ्लुएंजा फैलता हुआ नजर आया था। ये मैंने पुराना वाला आर्टिकल भी आपको लिंक करके समझा दिया है। कहने का मतलब है एक साल में 2-3 बार यहाँ पर ये न्यूज़ कवर हो रही है, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो फैला है अभी, इसको हम H5N1 के नाम से भी जानते हैं, या बर्ड फ्लू के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो बर्ड फ्लू है दोस्तों, ये एक वो बीमारी है जो एक इन्फेक्शन की वजह से होती है, और वो जो इन्फेक्शन है वो है इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस इन्फेक्शन। इस वायरस की वजह से इन्फेक्शन फैलता है।
ये जो वायरस है ये ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उनको बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है। प्लस ये जो H5N1 इन्फेक्शन अगर आप देख पाओगे इन्फ्लुएंजा का ही, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा की जब बात करते हैं तो उसमें कई सारे प्रकार आते हैं, है ना। आपने H5N1 का नाम सुना होगा, ऐसे यहाँ पर H5N2 H5N करके बहुत सारे हैं, H5N8 देखने को मिलता है। तो उसमें यहाँ पर इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन ये जो H5N1 है ये ज़्यादातर जो स्पेशली बर्ड्स हैं उनको ये अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। सवाल यह है क्या ये इंसानों में फैल सकता है? इंसानों में फैलते हुए बहुत कम केसेस नज़र आते हैं दोस्तों। जब इंसान सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाए उन बर्ड्स के साथ में तो बहुत कम केसेस हमको देखने को मिलते हैं, बट हो सकता है इंसान में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, जैसे कोरोना था वैसे नहीं फैलता, वरना तो अभी तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती। ठीक है, अब ह्यूमंस में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बर्ड फ्लू के। लक्षण क्या है दोस्तों? थोड़ा बहुत बुखार आना, कफ हो जाना, सोर थ्रोट, मसल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, है ना, नौसिया, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं। जो लोग हैं उनमें रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो सकती है, सांस लेने में कई बार परेशानी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्टेटस खराब हो सकता है ना, झटके लग सकते हैं शरीर में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस बर्ड फ्लू की वजह से। ये इसके सिम्टम्स है, लक्षण हैं। अब दोस्तों ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये जो बर्ड फ्लू है इंडिया में, इसकी क्या स्थिति है ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। पहले ये जानो, साल 2019 जिस साल कोरोना एंटर हुआ इंडिया में, साल 2019 में भारत ने एवियन इन्फ्लुएंजा को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इंडिया को एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री का स्टेटस दे दिया था कि भारत में बर्ड फ्लू ख़त्म हो चुका है 2019 में। लेकिन दिसंबर 2020 में और 2021 के स्टार्टिंग में दोस्तों ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये वापस से कई सारे राज्यों में फैलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से ये जो टैग है वो हट गया कि नहीं भाई अभी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, इंडिया में अभी भी यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा के कई सारे केसेस हमको नज़र आते हैं। समझ गए? अब सवाल यह है कि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो ट्रीटमेंट यानी उपाय क्या है? कई सारे एविडेंसेस का यहाँ पर कहना है कि जो एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं दोस्तों, वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं इस वायरस को रोक सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। समझ गए? अब दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो जैसे मैंने बोला इसके अपने आप में अलग अलग प्रकार हैं। तो इन्फ्लुएंजा की जब बात आती है तो 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरसेस नज़र आते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C एंड D। तो इन्फ्लुएंजा A और B जो है ये सबसे कॉमन वाले इन्फ्लुएंजा यहाँ पे नज़र आते हैं। इन्फ्लुएंजा C जो है ज़्यादातर ह्यूमंस में होता है, और इन्फ्लुएंजा D जो है वो ज़्यादातर गाय भैंसों यानी कि कैटल्स में नज़र आता है। ठीक है, तो टाइप A, B, C कर D ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वाला जो वायरस है, टाइप A वाले वायरस को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बताए जाते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है टाइप A वाला, इसको 2 इसके अलग अलग प्रोटीन के बेसिस पर देखा जाता है। क्योंकि इन वायरस में 2 प्रोटीन मेंशन होते हैं लेकिन उनके नंबर्स अलग अलग होते हैं। एक का नाम है हेमाग्लूटिनिन और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यूरामिनिडेंस। तो HA और NA, इसी वजह से तो यहाँ पे बोलते हैं H5N1 H7N2, इसलिए तो यहाँ पर वर्ड होता है क्योंकि इनमें ये दोनों प्रोटीन मेंशन्ड हैं। समझ गए? तो कई सारे कॉम्बिनेशन इन दोनों प्रोटीन्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे सामने नजर आए हैं, H5N1 H7N2 H9N6 H17N10 H18N11, ये कॉम्बिनेशंस हैं जिससे की वजह से वायरस यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। समझ गए? तो एक कुछ सब टाइप्स आपको नजर आएंगे, इसी में यहाँ पर आपका ऐसे ही H5N1 करके यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा को अगर आप डिटेल से पढ़ना है, एवियन इन्फ्लुएंजा A, B, C, D के बारे में, इसमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें एक चार्ट में दे दिए हैं, तो PDF में मिलेगा, ये आपको इसको वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए आगे आते हैं ना, फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में, यही 3-4 आर्टिकल थे काम के। अब आते हैं सीधा एडिटोरियल पर। तो आज हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, तो उसी से संबंधित कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, कुछ एडिटोरियल्स यहाँ पे राइटर ने लिखे हैं। देख पाओगे वर्ल्ड अर्थ डे है आज, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे जो 2 राइटर हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सुकन्या खार, दूसरी है कावेरी, इन दोनों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है जहाँ पे मेंशन किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के चैलेंजेस के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हमारे सामने है वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन की हैं। ज़रा एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, ये रिन्यूएबल एनर्जी है क्या। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात करते हैं, ये वो एनर्जी है जिसको बनाने में कोई प्रदूषण नहीं हुआ, पोल्यूशन नहीं हुआ। जैसा आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में कंसीडर किए जाते हैं।
लेकिन सोलर एनर्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सोलर पैनल चाहिए होगा। सोलर पैनल लगाने के लिए बड़ा सा ग्राउंड, बड़ा सा एरिया चाहिए होगा जिसमें आप हज़ारों सोलर पैनल लगाओगे, तभी सूर्य की जो किरणें हैं उससे यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाएगा। समझ रहे हो? ऐसे विंड एनर्जी के लिए आपको बड़ा लैंड एरिया फिर से चाहिए, विंड मिल्स लगाने होंगे, है ना, तभी तो जाकर यहाँ पर वो एनर्जी जनरेट हो पाएगी। तो राइटर ने यहाँ पर यही समझाया है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसको आज हम नहीं देख पा रहे हैं। हम एक तरफ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी रिन्यूएबल एनर्जी को लगाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम से लड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है इनका कहना। सबसे पहले ये पैरा क्या बोलता है, एक एक करके लाइन टू लाइन हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। राइटर का कहना यह है कि हाल ही में जो एक स्पीच थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की, जिनका नाम है साइमन स्टील, उनका कहना यह है कि आने वाले 2 साल जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे प्लानेट के लिए, हमारे प्लानेट को बचाने के लिए। क्योंकि आप देख पा रहे हो जगह जगह जो हेडलाइन है, भाई ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है, पानी का शॉर्टेज हो चुका है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, ये रेगुलर हेडलाइंस अखबारों में छप रही हैं। समझ गए? और इन्हीं हेडलाइंस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर रोकना होगा। ये तो हेडलाइन छप ही रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, पॉवर्टी है ना, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो कि इनइक्वालिटी है, ऐसे इश्यूज भी छपते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंट भी आज के समय पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। राइटर ये बोलते हैं जब हम एक विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस डेवलपमेंट में हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने चीज़ों को सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल भी तो बनाना है ना। उसके लिए आपने क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आजकल बात हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। ये बिल्कुल सही बात है भाई, हर जगह मुद्दा उठा तो देते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो अमीर देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मुद्दा उठा रही हैं क्लाइमेट चेंज का, लेकिन वो खुद इतना प्रदूषण कर रही हैं कि पूछो मत। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इंडिया को देखोगे तो भारत ने अपना एक पूरा एम रखा हुआ है। एम क्या है कि भाई हमें साल 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ बढ़ना है। भाई 2070 के बाद में भारत बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करेगा, ये हमारा मेन टारगेट है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले हमने सोलर पार्क्स के ऊपर में काम करना शुरू किया। अब राइटर आती है मेन मुद्दे पर कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई यहाँ पर मान लो आपको एक बहुत बड़ा सोलर पार्क लगाना है, जिससे क्या होगा, सूर्य से सीधे बिजली को बनाएंगे। तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, या किसी भी देश के लिए, भाई वो सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको सोलर पार्क बनाना पड़ेगा। और हमारे पास में आज 214 स्क्वायर किलोमीटर का एक ज़मीन है जो सोलर पार्क के अंडर में आती है। कुछ स्टडीज़ का यहाँ पर कहना यह है कि अगर इंडिया को नेट जीरो टारगेट तक जाना है, 2070 तक अगर प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म करना है, तो कम से कम हमें 50,000 से लेकर 75,000 यानी 50,000 से लेकर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चाहिए होगी। उस पर सोलर पैनल लगाने होंगे, तब जाके कहीं हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो पूरे तमिलनाडु राज्य का साइज़ है उसका आधा हिस्सा पूरा चाहिए होगा सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तब जाके टारगेट अचीव होगा। लेकिन आज हम केवल कितने ज़मीन पर लगा चुके हैं? केवल और केवल 214 स्क्वायर किलोमीटर पर। यहाँ पे काम करना है हमें हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर। राइटर ने यह बोला कि लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो जो किसान हैं गांव में, स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इंडिया के अंदर में 2 सबसे बड़े सोलर पार्क की अगर हम बात करें, 2 लार्जेस्ट सोलर पार्क की, तो एक है भाडला राजस्थान के अंदर में, दूसरा है पवागढ़ कर्नाटका के अंदर में। 2 सबसे बड़े सोलर पार्क हैं यहाँ पे। लेकिन आपने ये देखा सोलर पार्क हैं यहाँ पे बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पे लोकल लोगों को कितनी परेशानी हुई है, स्पेशली फार्मर्स को कितनी परेशानी हुई, ये नहीं पता चला। वही राइटर ने एक्सप्लेन किया। राइटर ने ये बोला भाडला में जो सोलर पार्क है, यहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया, क्योंकि उन्हीं के ज़मीन पर यहाँ पर ये सोलर पार्क लगाया गया है। ठीक है, उनके पास में जो ज़मीन होती है, स्पेशली वहाँ पर कई बार उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा मजबूरी में आ गए कि उन्होंने अपने जो गाय भैंस है वो भी बेच दिया, क्योंकि अब ज़मीन नहीं उनके पास में, तो उनको चराएंगे कहाँ पर। समझ गए?
प्लस इसी चक्कर में ये जो बहुत सारे लॉसेस हुए इन किसानों के, उसके चक्कर में प्रोटेस्ट किया गया और डिमांड की गई कि भाई हमें यहाँ पर एक कॉमन लैंड चाहिए, एक ज़मीन चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर में। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पावागढ़ जो कर्नाटका के अंदर में है, वहाँ पर भी फार्मर्स का ये हाल है। वहाँ पर फार्मर्स ने, देखो कुछ फार्मर्स ने क्या किया, अपनी एक बढ़िया इनकम भी बना ली। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे इंडिया में किसान भी दो तरीके के हैं, एक बड़े फार्मर्स हैं, एक स्मॉल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर जिनके पास में थोड़ी बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। अब भाई थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं उनके पास में तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ऐसे फार्मर्स आपको, कुछ बड़े फार्मर्स जिनके पास में बहुत सारी ज़मीनें हैं, कई नौकर और बहुत रिच फार्मर्स आपको नजर आएंगे। लेकिन इंडिया में जो ज़्यादा मात्रा में फार्मर्स प्रेजेंट है वो हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, जिनके पास में ज़मीन बहुत कम है, उसी से ही सारा काम चल रहा है, उसी पे ही अनाज उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, चला रहे हैं पूरा घर। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है जो अमीर है उसको कोई दिक्कत होती नहीं है और गरीब को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है ना। गरीब रोज रोज मरता है लेकिन अमीर एक बार मरता है। अब प्रॉब्लम पता यह है कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो यहाँ पर अपनी जो ज़मीन है, एक्स्ट्रा ज़मीन लग रही है, उसको किराए पर दे दिया कि भाई उस पर आप सोलर पैनल लगा लो, ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन हमें साल का इतना इनकम देते रहना। तो भाई उनकी तो इनकम बनी रह गई ना। बट वो गरीब क्या करे, उनके पास में ज़मीन भी कम है ना। एनुअल इनकम अगर वो बनाते हैं तो वो बहुत कम मिल रही है उनको, समझ गए। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर वो इनकम नहीं बनाते हैं, ये सब चलो छोड़ दिया, तो जब एग्रीकल्चर पे आते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आजकल आपको पता है बेंगलोर में वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, वाटर सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको यहाँ पे नज़र आता है। तो दोस्तों जो सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सोलर पार्क को आप साफ़ करते हो डेली बेसिस पे, उसको करना ज़रूरी है क्योंकि उस पर धूल इतनी जम जाएगी जिसकी वजह से ख़राब होने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। प्लस उसके ऊपर जब धूल बहुत ज़्यादा जम जाएगी तो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से सोलर पैनल्स को डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके दोस्तों क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो हमारे देश में अगर आप देखोगे जो नेशनल लेवल एस्टिमेट्स है, नेशनल लेवल पर जो डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है कि भाई सोलर पार्क्स के लिए जो ज़मीन अवेलेबल है वो ज़्यादातर ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पर आसपास पानी प्रेजेंट ही नहीं है। तो आप पार्क्स भी ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका? थोड़े समय बाद वही पैनल्स ख़राब होने वाले हैं, आपका जो खर्चा है वो दुगना होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है, दूसरी बात, अगर आप पैनल्स ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ से दूसरे इंसान का जो लाइवलीहुड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ से चल रही थी, वो ख़त्म हो रही है। भाई एग्रीकल्चर एरिया पे क्या कोई सोलर पार्क लगता है? इससे तो सीधा सीधा फसल का नुकसान होगा ना, प्रोडक्शन कम होगा, क्रॉप्स कम उगेंगी। तो ये भी हमें सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सोलर पार्क्स लगाने के लिए ओपन नेचुरल सिस्टम चाहिए होते हैं। राइटर का कहना है सोलर पार्क लगाने हैं तो आप भैया डेजर्ट वाले एरियाज़ में लगा सकते हो, जहाँ पे पूरा तरह से रेगिस्तान हो, जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपर इकोसिस्टम मिल जाए, है ना। वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो जिससे कोई डैमेज ना हो। क्योंकि एक तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, प्रदूषण कम करने की, दूसरी तरफ ऐसी दिक्कत है कि भाई खाने के लाले पड़ सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर वाले एरिया में ये काम कर रहे हो जिससे यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। तो इस पर हमें थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। इसी के बेसिस पे राइटर ने कुछ अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया कि जो बड़े स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है दोस्तों, बड़े स्केल पर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जो इनजस्टिस हो रहा है इसको थोड़ा सा देखना होगा, इसको रोकना होगा। ये जो पार्क्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसको ऑपरेट करें, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी को ही पूरा काम सौंप दिया जाए। भाई जो लोकल लोग हैं उनको भी तो साथ में लाया जा सकता है, उनको भी यहाँ पर अगर आप जैसे एरिया में लगा रहे हो तो जॉब्स प्रोवाइड करवा सकते हो, इससे उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये सोलर और विंड पार्क जहाँ पे भी लगाए जाते हैं वो एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी ये पार्क लगेगा ना, वहाँ पे कोई छानबीन नहीं होगी, कोई अप्रूवल नहीं होगा, कोई चेकिंग नहीं होगी कि भाई उस प्रोजेक्ट को लगाने से असर क्या पड़ेगा एनवायरमेंट पर। तो ये हमें करना ज़रूरी है। हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है इस एक्ट में आप लेकर आओ इन पार्क्स को, ताकि चेक किया जा सके कि भैया ये पार्क लगाने से कहीं एनवायरमेंट यहाँ पे नुकसान में तो नहीं आ जाएगा। तो ये चेक करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया, समझ गए। प्लस ये राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं कि हमें, जब हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, हर चीज़ की, एनवायरमेंट सिक्योरिटी की, तो यहीं पर हमें जो रिसर्च है उसको एंकरेज करना होगा।
एग्री वोल्टेक्स करके यहाँ पर उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है ना, उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये सोलर पैनल है, इन सोलर एनर्जी को आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ दो। कहने का मतलब है कि कहीं पर अगर आप किसी किसान से ज़मीन ले रहे हो, जैसे छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, छोटे किसान है, छोटी ज़मीन उनके पास में, तो आप उनके ज़मीन पर सोलर पैनल लगाओ, लेकिन सोलर पैनल लगाओ इस तरीके से ऊपर उठाकर, जिससे वो नीचे खेती कर सके, उनके प्रॉपर तरीके से जगह मिल जाए, और ऊपर आप सोलर पैनल लगा लो। उसका अमाउंट यहाँ पे फार्मर को मिलता रहेगा, उसके नीचे फार्मर आराम से अपनी खेती करते रहेंगे, है ना, उनको प्रॉपर एनर्जी भी मिलेगी फिर। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बट ये सोल्यूशन हमें अपनाना होगा, नई चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होंगी, समझ गए। और यही हाल विंड एनर्जी के साथ में, ये तो बात हो गई सोलर पैनल्स के बारे में। अब विंड एनर्जी के लिए भी एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, विंड मिल्स हमको लगाने पड़ते हैं। उससे क्या होता है देन, उससे यहाँ पर कह सकते हो हमारे एरियाज़ पर अगेन एक मैसिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ पे बर्ड का इकोसिस्टम डैमेज हो जाए, चिड़ियों को परेशानी हो, है ना। ऐसी जगह ना हो जहाँ पे चिड़ियों का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज होता हुआ नजर आए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पे एक्शंस लेने होंगे, समझ गए। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली है, मज़ेदार तरीके से मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ये भी आज के अखबार में एडिटोरियल प्रेजेंट है। दोनों एडिटोरियल हमारे लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो राइटर हैं अरुणाभा घोष एंड नितिन बस्सी। अब होता क्या है, ये राइटर के नाम ध्यान नहीं रखने होते, मैं आपको बस खाली बता रहा हूँ। अब इन दोनों ने भी यहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे को टारगेट करते हुए एडिटोरियल लिखा है। पहले हमने बात कर ली सोलर पार्क के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। यहाँ पे राइटर बात करते हैं भाई इंडिया को तैयार रहना है वाटर स्ट्रेस को लेकर। भाई पानी की कमी आज से ही महसूस हो रही है। बेंगलोर के अंदर में कितने बड़े क्राइसिस हुए, तो वाटर स्कैरिसिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि भारत के शहर किस तरीके से वाटर स्कैरिटी से गुजर रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे हम आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मेन मुद्दा। चलिए, क्योंकि दोस्तों हुआ ये कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन दिया है, एक भविष्यवाणी की है कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अप्रैल से जून तक हीट वेव्स काफ़ी लंबी देखने को मिलेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई उस हीट वेव में हमको प्रॉपर वाटर के इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि बैंगलोर में ऑलरेडी यहाँ पर वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। दिक्कतें आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों के पास में करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, करोड़ों रुपए के उन्होंने खरीदे हैं फ्लैट्स, बट पानी का इशू है, पानी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ये एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर क्राइसिस भारत के शहरों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आओ मैं आपको ये बताता हूँ। काफ़ी डिटेल विस्तार से समझाऊंगा, अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में आपने आज एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि अगर आप देखोगे कि जो वाटर शॉर्टेज के कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो पानी का जो ये शॉर्टेज हो रहा है, इससे क्या होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, पीने का जो पानी है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस जो सिंचाई होती है खेती बाड़ी के अंदर में, है ना भाई, खेतों में इरिगेशन ज़रूरी है। चावल की फसल लगाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी चाहिए होता है। तो अगर पानी की ऑलरेडी कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, फसल भी नहीं आ पाएगी। अगेन फूड सिक्योरिटी का इशू आने लगेगा, पीने का पानी लोगों के पास में नहीं पहुँच पा रहा है। इवन हमारे पास में इन्फॉर्मेशन ये आई है कि 14,000 जो 700 बोरवेल्स बेंगलुरु में प्रेजेंट थे, उनमें से कह सकते हो कि 7,000 के आसपास तो सूख चुके हैं, सूख चुका है जगह जगह से पानी। प्लस यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की राइटर ने। इनका कहना यह है कि देखो, एक डेटा आया है कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। उस डेटा के अकॉर्डिंग बोला गया कि लगभग 90% जो बैंगलोर के अंदर में झीलें हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वो सूखने वाली हैं। और ऑलरेडी कई सारी झीलें सूख चुकी हैं, क्योंकि बैंगलोर शहर को अगर आप देखते हो एक समय पर, तो यहाँ पे 1961 में 262 झीलें हुआ करती थी दोस्तों। 262 नंबर बड़ा है, बट आज केवल बची हैं 81। बाकी सारी झीलें सूख चुकी हैं, पानी सूख चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ऐसा केवल बैंगलोर में ही नहीं, इंडियन सिटीज़ में, भारत के कई सारे शहरों में यह वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज, स्पेशली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी पर्टिकुलर स्थिति क्या है, वाटर क्राइसिस भारत के शहरों में कहाँ कहाँ पर किस लेवल पर है। तो दोस्तों कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये एक रिपोर्ट है 2018 की, तो इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया कि लगभग 600 मिलियन जो इंडियंस है वो आज के समय पर एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पानी
कि पानी को लेकर उनके हालात बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से पानी मिल रहा है। और 2020 तक 21 भारत के शहर ऐसे थे जो कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर, 2020-21 तक यहाँ पर इंडियन काफ़ी सारी सिटीज़ थे जो कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर से सफ़र कर रहे थे। अब नीति आयोग का दोस्तों यहाँ पर एक डेटा आया है। इनका कहना यह है कि 2 लाख लोग जो हैं, 2 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से 2 लाख लोगों की जान जा रही है और ये नंबर बढ़ता रहेगा आगे 2030 तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो ये भी कहना है कि 97 मिलियन जो इंडियंस हैं उनके पास में प्रॉपर साफ पानी पीने का है ही नहीं आज के समय पर। दूसरा यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको नज़र आ रही है। तो जो वाटर स्कैरसिटी इंडिया में ये आने वाले समय पर और बदतर होती हुई नज़र आ रही है हमको, ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, पानी की समस्या कम होती, पानी की जो समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। जो देश की आबादी है 2050 तक 1.6 बिलियन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पानी हमारा कम ही होता चले जा रहा है। और अगर हमने ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा इकॉनमी को भी। हमारे जीडीपी के अंदर अगर हम देखेंगे 2050 तक तो 6% का बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर एक और समस्या है आज के समय पर, वो है वाटर कंटेमिनेशन की। तो बताया जा रहा है कि 70% जो यहाँ पर पानी है दोस्तों वो आपको गंदा देखने को मिलेगा। इस वजह से जब साफ पानी वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात आती है तो 122 में से भारत 120वें नंबर पर है कि भाई साफ पानी प्रेजेंट नहीं है इंडिया में। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एटलीस्ट 30 इंडियन शहर ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर खतरनाक रिस्क होगा 2050 तक। खतरनाक मतलब भयंकर, लाले पड़ जाएंगे पानी के, ये रिपोर्ट्स यहां पर मेंशन करती हैं। प्लस 820 यानी 820 मिलियन जो लोग हैं इंडिया में, स्पेशली जो रह रहे हैं देश में जगह जगह पर, उनके पास में भी जो वाटर की कैपेबिलिटीज़ हैं आज के समय पर कम होती चली जा रही हैं। पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है यानी एक इंसान की जो ज़रूरत है पानी की वो यहाँ पर कम होती हुई चली जा रही है। मतलब ज़रूरत तो है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। प्लस गंगा का वाटर लेवल यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। कई सारी नदियों के वाटर लेवल ऑलरेडी कम हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि देखो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो पूरा वाटर क्राइसिस है, जो इतना बड़ा समस्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ नज़र आएगा, इसका असर क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, असर क्या होगा नहीं, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, असर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो असर यह है कि पूरे इंडिया के जो रूरल फैमिलीज़ हैं, स्पेशली यहाँ पे जो गांव में लोग हैं दोस्तों, वहाँ पर 3/4 ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास में प्रॉपर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। 163 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास में साफ पीने का पानी नहीं है। 210 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर साफ सफाई नहीं देखने को मिलेगी। 21% कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो केवल गंदे पानी से फैल रही हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है हर रोज़ 5 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं, 500 बच्चे ऐसे हैं हर रोज़ जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनकी जान जा रही है डायरिया की वजह से, गंदे पानी की बीमारी की वजह से। प्लस इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। भाई जब पानी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, सिंचाई कैसे होगी, सिंचाई नहीं होगी तो यहाँ पर फसलें उगलेंगी कैसे, और फसलें उगेंगी नहीं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो फूड का शॉर्टेज है वो यहाँ पर हो सकता है। फूड के प्राइसेस शूट आउट हो सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों वो यहाँ पर गंदे पानी की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। समझ रहे हो। देन उसके बाद में वेमेन के ऊपर में कई सारा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल यह है कि ये क्राइसिस हुआ कैसे, यानी कि पानी का लेवल कम हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था। रीज़न क्या है, यह है दोस्तों सबसे पहला वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। जो शहरीकरण हो रहा है, लोग गाँव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जिसकी चक्कर में दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो स्पेशली यहाँ पर बेंगलोर की अगर हम लोग बात करेंगे या कहीं और जगह बात करेंगे तो शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनती चली जा रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, गंदगी हो रही है, वो जो गंदगी रिलीज़ हो रही है वाटर बॉडीज़ में जा रही है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पे एंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। कहना यह है कि भाई जो कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने बोला 90% जो बेंगलोर की झीलें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडीज़ को दोस्तों यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, पानी को सुखा सुखा के वो ज़मीनें बेच दी जा रही हैं, ये हाल हो रहा है। समझ गए। फिर एक ब्लू ग्रीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारे पास में। ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ज़मीन के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, जिसके चक्कर में ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा
कह सकते हो एक लिमिट से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो वाटर क्राइसिस है वो हमको नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस जो है वाटर का वो हमने पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन इंडियन सिटीज़ इन डिटेल। तो सिंपल क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना होगा। भारतीय शहरों में जो भूजल संकट है इसको विस्तार में समझाना है, विस्तार में 250 शब्दों के अंदर लिखना। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके साथ में लेक्चर को करते हैं समाप्त। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। आज हमने प्रॉपरली और प्योरली न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स उनको यहाँ पे कवर किया है। मैं कुछ चेंजेस लाने वाला हूँ, जल्दी आपको उसके बारे में बताऊँगा डिटेल से, और वो चीज़ें क्या होने वाली हैं, मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके सामने रखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे प्रीलिम्स का 2017 का कि भाई जो नीचे ऑप्शन में 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।